नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संग्राम बैच हमने लॉन्च की है फॉर स्पेसिफिकली टारगेटिंग प्रीलिम्स 2023 और इस संग्राम बैच में हम पॉलिटी के टॉपिक ले रहे हैं और अब तक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अब तक हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और वो टॉपिक है फेडरल सिस्टम। ओके, फेडरल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। सो फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आप सभी लोग क्लास पर ध्यान दोगे। ओके, फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आप सभी लोग ध्यान दोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आप अपना भी रिवीजन साइड बाय साइड शुरू रखिएगा और 15-20 मिनट्स के बाद फिर हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फेडरल सिस्टम एग्जैक्टली, राइट। तो जब भी मैं व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द टर्म फेडरल सिस्टम, तब तक मुझे क्या याद करना है, तब तक मुझे याद करना है कि फेडरल सिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ पावर, राइट। Whenever I'm talking about the term federal system, what I have to keep in mind कि फेडरल सिस्टम मींस डिवीजन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर कौन से लेवल्स पे पावर डिवाइड हो रही है? तो गवर्नमेंट की जो पावर है वो 3 लेवल्स पे डिवाइड हो रही है। एक है सेंट्रल लेवल, एक है स्टेट लेवल और एक है लोकल लेवल, राइट। जब गवर्नमेंट की पावर्स हम इन 3 स्तरों पे डिवाइड करते हैं तो उसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। उसके बाद हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तब हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल फीचर्स हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। तो क्या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली फेडरल कहें, स्ट्रिक्टली यूनिटरी कहें या फिर क्वासी फेडरल कहें? ये कंफ्यूजन हमेशा होता है। प्लस प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या पूछती है, कुछ फीचर्स देगी आपको और पूछेगी कि इनमें से कौन से फेडरल फीचर्स हैं, इनमें से कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं। तो इसलिए हर फीचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 2 स्तरों के ऊपर सरकार है। अब वो 2 स्तर कौन से हैं? पहला स्तर है या पहला लेवल है सेंट्रल लेवल, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट है, एंड सेकेंड लेवल इज योर स्टेट लेवल, जहां पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। Union government, it is led by your prime minister and his council of ministers. State government is led by the chief minister and his council of ministers. दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग डिफाइन करके रखी है। फॉर इंस्टेंस, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली वुड डील विद द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 6 वुड स्पेसिफिकली डील विद द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा 7th शेड्यूल तो है ही है, जिसमें लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है या फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और लिस्ट 2 जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होगा? फेडरल फीचर होगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर है। अब दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि ये हमें लर्न नहीं करना है कि कौन सा फेडरल फीचर्स है और कौन से यूनिटरी फीचर्स है। रादर हमें हर फीचर का मतलब समझ के लेना है। जब हम मतलब समझ के लेंगे तो डेफिनेटली वो फिर एग्जाम टाइम में क्लिक होगा कि हाँ जी ये फेडरल फीचर है या फिर ये यूनिटरी फीचर है। ठीक है, तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखित या लिखा गया है कि स्टेट की क्या पावर्स रहेगी, सेंटर की क्या पावर्स रहेगी। इसलिए कल जाके सेंटर ये खुद होके क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं ये पावर तो मेरी है। ऐसा कहीं पे भी सेंटर स्टेट की पावर को अपने लिए क्लेम नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल वापस वही दोहराऊंगा जो हमारा शेड्यूल 7 है। तो शेड्यूल 7 में जो चीजें लिखी गई है, जो लिस्ट मेंटेन की गई है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो यूनियन को पता है कि उसको सिर्फ इसी टॉपिक्स के ऊपर लॉज बनाने हैं, स्टेट को पता है कि उसको सिर्फ इसी टॉपिक्स के ऊपर लॉज बनाने हैं। तो देयरफॉर वो ये म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि मेरा पावर किधर तक है और तेरा पावर किधर तक है, right? So therefore written constitution ensures that the powers of the state are secured और central government state की powers को हड़पने की कोशिश ना करे। So that is the meaning of the term written constitution. Next we come to the term division of powers. वापस division of powers मतलब the powers are divided at 3 levels. Okay? Best example 7th schedule, ये समझाने की जरूरत नहीं है। Then we come to a point which is called as supremacy of the constitution.
अब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है. No one is above the constitution, neither the central government nor the state government, neither the prime minister nor the chief minister. So constitution is a supreme law of the land. और जो चीजें constitution में लिखी गई है, whatever is written in the constitution is the supreme law of the land and that law has to be obeyed. उस लॉ को हमें उस कानून का हमें पालन करना ही होगा. सो देयरफॉर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ फेडरल फीचर बिकॉज व्हाटएवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट. उसको फॉलो करना कंपल्शन हो जाता है एंड देयरफॉर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट इट इज अ फेडरल फीचर. देन आई कम टू द पॉइंट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? ये कल की क्लास में जहां पे हमने अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है. फिर भी आई जस्ट गिव अ ब्रीफ रिकैप कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें से कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आराम से आप उसको चेंज कर सकते हो विद अ सिंपल मेजॉरिटी, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको आप आराम से चेंज नहीं कर सकते. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से उन फीचर्स को चेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट उन फीचर्स को आराम से चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे फीचर्स को हम रिजिड फीचर्स कहते हैं. और तब जाके हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है. क्यों? क्योंकि इन फीचर्स को बदलना एक आसान काम नहीं होता, आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है. फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट को यूनियन स्टेट लिस्ट से उठा के यूनियन लिस्ट में डालना है, तो अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बदलाव लाने के लिए आपको पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पर उसके साथ साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स pass that legislation by a simple majority in their respective state assemblies. मतलब कम से कम 28 में से 14 राज्यों ने भी उस पर्टिकुलर विधेयक को सम्मति देनी चाहिए. राइट. सो नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, और इसलिए हम कहते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है. क्यों? क्योंकि आसानी से आप वो प्रोविजंस नहीं चेंज कर सकते हो जिससे स्टेट की पावर कम होती है. ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट को पावर्स देते हैं. अब पार्लियामेंट चाहे तो खुद होके वो प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकती आसानी से. पहली चीज तो एक स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी लगता है. देयरफॉर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से टाइप का बन जाता है आपका फीचर? एक फेडरल फीचर बन जाता है. ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता क्या है एंड व्हाई डू वी कॉल इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एज अ फेडरल फीचर. अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का क्या मतलब होता है? जो न्यायपालिका है भारत में, जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया की, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर टू ऑर्गन्स. तो बाकी के दो ऑर्गन कौन से? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ये जुडिशियल ऑर्गन सेपरेट है. ओके, इट इज अ सेपरेट ऑर्गन. प्लस अब ये जो सेपरेट ऑर्गन है, दिस पर्टिकुलर, अब ये ऑर्गन को सेपरेट क्यों रखा गया है? क्योंकि कल जाके सपोज कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके, कल जाके सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन एक न्यूट्रल तरीके से एक्ट करेगा और दोनों के जो पॉइंट्स है वो सुन के लेगा और फिर अपना जजमेंट देगा. राइट. अभी अज्यूम करो कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती तो क्या होता? तो जुडिशरी जो है वो किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साइड से डिसीजन दे सकती थी. पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का क्या फायदा होता है कि नाउ अगर कल जाके इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो जुडिशरी एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट ऑर्गन एक्ट करके इन दोनों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी. इसका बेस्ट एग्जांपल आप आर्टिकल 131 ले सकते हो विच इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 131 क्या कहता है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई वाद विवाद होते हैं तो ऐसे वक्त में वो वाद विवाद या वो डिस्प्यूट्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि उसके ऊपर क्या डिसीजंस देने हैं. तो देयरफॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर because this judicial organ is non-biased, is neutral, it is not taking any one side, और इसलिए हम बोलते हैं independent judiciary is a federal feature. Apart from that, now we come to the next point which is bicameralism. अब bicameralism का मतलब क्या होता है हम सभी को पता है. bicameralism मतलब two houses, राइट. bicameralism का मतलब होता है two houses. तो ये कौन से दो houses की बात कर रही है? तो ये दो houses मतलब आपकी लोकसभा और आपका राज्यसभा. राइट. तो लोकसभा और राज्यसभा ये आपके दो हाउसेस हैं. राइट. अभी
बायकैमरलिज्म ये एक फेडरल फीचर क्यों है? क्योंकि राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द स्टेट्स, राइट? जहां पे हर स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इस पर्टिकुलर हाउस में होते हैं, राइट? और स्टेट के लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या स्टेट्स कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रही होगी तो वो स्टेट्स के प्रॉब्लम इस हाउस के थ्रू आगे प्रोजेक्ट किए जाते हैं. सो देयरफॉर राज्यसभा और हैविंग टू हाउसेस इज अ फेडरल फीचर बिकॉज वॉट एवर प्रॉब्लम्स स्टेट्स आर फेसिंग, स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को आगे पहुंचाने के लिए, वो प्रॉब्लम्स को सेंटर तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो देयरफॉर बायकैमरलिज्म इज अ फेडरल फीचर. तो अब ये सारे तो रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स. अब इन सारे फेडरल फीचर्स को पढ़ने के बाद हमें लग सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? पर सारे ही फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है. इनके अलावा कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो स्ट्रिक्टली यूनिटरी है. तो आइए उन फीचर्स को देखते हैं कि वो फीचर्स कौन कौन से हैं. तो पहला रहा हमारा यूनिटरी फीचर्स. कौन कौन से? पहला तो वी कैन टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग सेंटर. अब स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे हैं वो आइए देखते हैं. हम बहुत बार जब फेडरल करते हैं, हम बहुत बार सेवन शेड्यूल का को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, है ना? हम बोलते हैं कि सेवन शेड्यूल इज वेयर द स्टेट्स आर गेटिंग द पावर फ्रॉम. पर अगर आप इन तीन लिस्ट को देखोगे, विच इज लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3. ओके, तो लगभग 100 subjects are there in list 1 if I take approximate, and approximately 62 subjects are there in list 2, which means center has got more power to make laws as compared to the state, right? क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 में ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, और लिस्ट 2 में कितने? ओनली अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 60 सब्जेक्ट्स. तो देयरफॉर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब क्या? वापस देखो पावर कहाँ पे इंक्लाइंड हो रही है. फेडरल में आपने क्या कहा था? डिवीजन ऑफ पावर, मतलब इक्वल पावर बंटनी चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में. पर यहाँ पर आपने पावर को तो बांटा, पर पावर को आपने इक्वली बांटा है क्या? नहीं, आपने ज्यादा पावर कहाँ इंक्लाइन कर दी है? सेंटर की तरफ, राइट? तो ये एक यूनिटरी फीचर बन जाता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है. इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टैक्सेस है, वो सारे लिस्ट 1 में दिए गए हैं, विच मीन्स दैट आवर सेंटर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जब भी सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इट इज अगेंस्ट द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अ यूनिटरी फीचर. इसके बाद लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी एंड इलेक्शन मशीनरी. ऑडिट मशीनरी की बात करते हैं पहले, राइट? अब ऑडिट मतलब क्या? कि वॉट एवर एक्सपेंडिचर हैज बीन मेड, उसका एक अकाउंट रखना कि कितना खर्चा कहाँ हुआ, पैसा कहाँ कितना खर्च हुआ, कितना पैसा बाकी रहा, राइट? अब ये ऑडिट करने का काम इंडिया में एक बॉडी करती है जिसका नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? आइडियली ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? आपको पता ही होगा, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दिस पर्टिकुलर पर्सन, राइट? तो अगर प्रेसिडेंट ये पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, आइडियली इसने किसके अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहिए था? इसने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहिए था, राइट? पर ये ऑफिस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स को ऑडिट करता है और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अकाउंट को ऑडिट करता है. मतलब इसको अपॉइंटमेंट सेंटर कर रहा है पर ये ऑडिट स्टेट के भी अकाउंट्स कर रहा है, राइट? विच मीन्स व्हाट? अगेन शिफ्ट ऑफ पावर, राइट? आइडियली स्टेट शुड हैव देयर, अगर हम कहते थे ट्रूली फेडरल है तो स्टेट्स के पास उनका खुद का एक ऑडिट मशीनरी चाहिए था, पर ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? सो देयरफॉर इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी इज अ यूनिटरी फीचर. इसके अलावा हम इलेक्शन मशीनरी की बात करते हैं. इलेक्शन मशीनरी की बात करते वक्त हमारे पास एक बॉडी आती है विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो दोनों लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सारों की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, विच इज अगेन एट अ सेंट्रल लेवल. पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट लेवल के भी इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रही है. सो अगेन दैट टिल्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स द सेंटर, वापस पावर का झुकाव सेंटर की तरफ हो गया है. देयरफॉर व्हाट विल से दिस इज अगेन अ यूनिटरी फीचर, ओके, बिकॉज मोर पावर इज विद द सेंटर, राइट? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट states can be destructed. दोस्तों, when I talk about states can be destructed, I would like to give you an example of Article 3. Article 3 में हमने क्या पढ़ा था?
इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब कि अगर स्टेट्स के बाउंड्रीज को कम ज्यादा करना हो, एरिया को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। और ऐसा बिल स्टेट्स के पास आता तो जरूर है, पर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, विच मीन्स स्टेट्स के पास ये दिलासा तक नहीं है भारत में कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूड रहेगा। सेंटर चाहे तो उनका एरियाज को कम ज्यादा कर सकती है, इवन विदाउट द कंसेंट। वो स्टेट्स का कंसेंट लिए बिना भी वो एरिया कम ज्यादा हो सकता है, राइट। सो अगेन स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रक्टेड। तो अगेन इट इज व्हाट अ यूनिटरी फीचर। क्यों? क्योंकि पावर कहां पे टिल्ट होते दिखाई दे रही है आपको? सेंटर के हाथ में, देयरफॉर अगेन अ यूनिटरी फीचर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इमरजेंसी प्रोविजंस। दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजंस में मुझे 3 आर्टिकल्स याद आते हैं, कौन कौन से है वो कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इन तीनों टाइप्स के इमरजेंसी में क्या होता है? इन तीनों टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज में जो स्टेट की पावर है वो स्टेट से छीनकर सेंटर को दे दी जाती है, विच मीन्स इमरजेंसी के सिचुएशन में स्टेट्स के पास पावर ही नहीं है। अगर स्टेट्स के पास पावर ही नहीं है, व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाइज अ यूनिटरी सिस्टम। क्योंकि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? जब स्टेट लेवल पे कोई भी पावर नहीं होती और गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल लेवल पे ही कॉन्सेंट्रेट की जाती हो, ऐसे को आप यूनिटरी फीचर कहते हो, राइट। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या हो रहा है? इमरजेंसी प्रोविजंस में स्टेट से अपनी पावर छीन ली जा रही है और सेंटर को दे दी जा रही है। अब जब स्टेट से पावर छीनकर सेंटर को दे दी जाएगी तो स्टेट के पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, राइट। सो देयरफॉर अगेन अ व्हाट? अगेन अ यूनिटरी फीचर, इमरजेंसी प्रोविजंस। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियली अगर हम यूएस की बात करें जो कहता है कि इट इज अ फेडरल स्टेट, इट इज अ फेडरल नेशन, तो वहां पर आप एक चीज देखोगे कि यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। पर इंडिया में ऐसी चीज नहीं है। इंडिया में वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट्स। ऐसा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और बिहार का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज नॉट द केस विद इंडिया। वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज अगेन अ यूनिटरी फीचर। Veto over state bills. Now, veto over state bills is again a very very important thing. अब ये क्या होता है? शॉर्ट में समझाता हूं। जब भी किसी भी राज्य में कोई भी विधेयक को पास करना रहा, कोई भी बिल पास करना रहा, तो वो बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके अगर काउंसिल हुई तो काउंसिल से पास होकर फिर गवर्नर के ऑफिस में आता है, राइट। अब जब वो बिल गवर्नर के ऑफिस में आते हैं तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन, वो बिल को पास कर सकता है, ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन, वो बिल को विथहोल्ड कर सकता है, तो वो बिल वही डाई हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, वो बिल वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजेगा फॉर रिकंसिडरेशन। या फिर फोर्थ ऑप्शन, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर जो है वो स्टेट लेवल का बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। और एक बार ऐसा बिल रिजर्व हो गया तो ये बिल प्रेसिडेंट्स ऑफिस में जाता है और प्रेसिडेंट चाहे कितने बार वो बिल वापस स्टेट असेंबलीज को रिकरेक्शन के लिए भेज सकते हैं। देयर इज नो सस्पेंसिव वीटो हियर, राइट। सो देयरफॉर वापस क्या हो गया? स्टेट बिल स्टेट लेवल पे पास होना था पर पावर किसको दे दी? प्रेसिडेंट को फाइनल असेंट देने की। तो अगेन इट इज टिल्ट ऑफ पावर टूवर्ड्स द सेंटर और इसके लिए इसे वापस हम एक यूनिटरी फीचर कहेंगे। सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों कमेंट्स में बताओ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आता कहां से है? कौन से आर्टिकल से सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आता है? एवरीवन इज गोइंग टू टेल मी नाउ बिफोर गोइंग। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं है कि आई एम अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, ही इज अ सिटीजन ऑफ गुजरात, XYZ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। ऐसा नहीं है। वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज मी एंड यू, वी ऑल आर इंडियंस, राइट। तो ऐसे स्टेट वाइज कोई भी अलग सिटीजनशिप नहीं दी है। सो अगेन दैट इज अ यूनिटरी फीचर। All India services is again a unitary feature because there are 3 All India services that we have। और ये ऑफिसर्स जो है वो हालांकि इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल लेवल पे होती है पर ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। सो अगेन ऑल इंडिया सर्विस इज अ यूनिटरी फीचर। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले स्लाइड में हमने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स है जो एक सिंपल ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ बदले जा सकते हैं, दैट टू ओनली एट द पार्लियामेंट का लेवल, स्टेट पे भी नहीं आता वो, राइट। तो कुछ ऐसे फीचर है जैसे कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169। ये जो सारे
फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें आप आसानी से बदल सकते हो इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट्स। एक लेवल पे हम कह रहे हैं कि इंडिया हैज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और एक लेवल पे हम कह रहे हैं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को सिंगल हैंडेडली सिर्फ सेंटर ही बदल सकता है। स्टेट के पास तो ऐसे कुछ फीचर्स है जिनको बदलने के लिए स्टेट्स की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है, जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। वापस क्या, टिल्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आप जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को चेंज करो, राइट। सो देयरफॉर व्हाट डज इट बिकम अगेन, अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ यूनिटरी फीचर, राइट। Now Parliament's control over state list. अब there are five instances under which पार्लियामेंट को ये पावर मिलता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाए। आइडियली हमें पता है कि जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में हैं उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में हैं उन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। पर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिससे स्टेट पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर लॉ बनाए। अब वो एक्सेप्शन सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? पहला, अगर नेशनल इमरजेंसी चालू हो तो। दूसरा, अगर उस स्टेट में प्रेसिडेंस रूल लगाया गया हो तो। तीसरा, थर्ड थिंग इज व्हाट, कि अगर राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन पास किया जाए बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, ये कहते हुए कि आज से इस स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो तब पार्लियामेंट के पास ये पावर आता है। चौथा, अगर दो या दो से ज्यादा राज्य ये कहते हैं कि आज से इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो एक स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर आती है। एंड फिफ्थ, फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ये 5 कंडीशंस में पार्लियामेंट के पास ये पावर आती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके ऊपर भी लॉज बना सके। तो अगेन अ टिल्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स द सेंटर, कि सेंटर के पास ज्यादा पावर आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब इंडिया में एक सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, विच इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उनके नीचे हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स, राइट। दिस इज द सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी दैट इज देयर इन इंडिया। ओके, अब ये सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी क्या इंश्योर करती है? व्हाट डज दिस सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी इंश्योर? दिस सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी इंश्योर्स दैट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाए तो वो लॉ चेक करने की पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाए तो वो लॉ चेक करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। विच मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कंसेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स में यू डू नॉट हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है उस पर सिर्फ फेडरल कोर्ट ही वो चेक करेगा, बाकी प्रोविंशियल कोर्ट्स को वो परमिशन नहीं है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है जो सारे लॉज को चेक करेगी। अगेन एन इंटीग्रेटेड फीचर। ओके, देन वी हैव अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। अब ये चीज क्या है? फॉर इंस्टेंस, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि बायकैमरलिज्म ये एक फेडरल फीचर है, मतलब 2 हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर 2 हाउसेस है और एक हाउस राज्यसभा भी है विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, तो हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, राइट। जब भी हम कहते हैं फेडरल, विच मीन्स व्हाट, इक्वल डिवीजन ऑफ पावर। तो अगर आप राज्यसभा बना रहे हो तो हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, मतलब हर स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स दो राज्यसभा में। पर इंडिया में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हर स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अ स्टेट एज बिग एज यूपी हैज मोर नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, अ स्टेट एज स्मॉल एज गोवा हैज वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यही चीज अगर आप यूएस में देखते हो तो यूएस में क्या है? यूएस में यू हैव 50 स्टेट्स, एवरी स्टेट हैज 2 सीट्स, टोटल 100 सीट्स फिक्स्ड। तो आपका स्टेट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर स्टेट के 2 सीट्स होंगे। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। तो वापस अगेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर अ यूनिटरी फीचर। ओके, एंड लास्ट थिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ओके, लास्ट थिंग विच इज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। ओके, इसके ऊपर 2 कमीशंस भी बैठे थे। वन वाज द पुंची कमीशन, दूसरा था सरकारिया कमीशन, जिन्होंने कहा भी था कि गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए हमें क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, सरकारिया एंड पुंची कमीशन ने ये रिकमेंडेशन भी दिया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैसे होना चाहिए। यूजुअली आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कोई रूल मेंशन किया है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी रूल मेंशन नहीं किया है, राइट।
तो कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे चयन किया जाता है, हाउ इज ए गवर्नर चूज, वी डू नॉट नो. सो गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट लेवल के ऊपर जो सबसे सुप्रीम है वो गवर्नर है, पर उनका सिलेक्शन ही एक ओपेक प्रोसेस से हो रहा है. उनका सिलेक्शन कैसे हो रहा है हमें नहीं पता. उनको अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट से, राइट. अब अगर प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट कर रहे हैं टू लीड अ स्टेट, तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने मुझे अपॉइंट किया मैं उसी की साइड लूंगा. आई वुड ऑलवेज फेवर दैट पर्टिकुलर पर्सन. इसलिए वापस टिल्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स द सेंटर. एंड देयरफॉर all these features they fall under what? They fall under the definition of unitary features. तो अब इतने सारे यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इतने सारे फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, बट फेडरल और यूनिटरी के बीच में कुछ स्विंगिंग सा हमारी पोजीशन है. इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आई होप यहां तक लोगों को चीजें समझ में आई होगी. ओके फाइन. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर कि व्हाट हमने शुरुआत की थी फेडरल सिस्टम से. हमने जान के लिया कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ पावर, कहाँ डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, क्योंकि कल जाके हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. वो सेपरेशन ऑफ पावर वो चीज अलग है. डिवीजन ऑफ पावर फेडरल सिस्टम कहाँ डिवीजन हो रहा है, ये 3 लेवल्स के ऊपर डिवीजन हो रहा है. उसके बाद हमने जान के लिया कि ये सारे फेडरल फीचर्स है क्यों है, ये भी जान के लिया. उसके बाद ये जान के लिया कि ये सारे यूनिटरी फीचर्स है क्यों है, वो भी जान कर लिया, राइट. अब ये चीज़ों को अपने रटना बिल्कुल भी नहीं है कि कौन से फेडरल फीचर्स है कौन से यूनिटरी फीचर्स है. यू शुड रिमेंबर बाय लॉजिक कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी दिया गया है तो ये किस टाइप का फीचर होगा. ओके ठीक है, चलो. सो नाउ टेक अ 15-20 सेकेंड्स का ब्रेक, क्योंकि आने वाले आधे घंटे में हम बहुत सारे एमसीक्यूज को डील करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो नाउ एवरीवन विल टेक अ ब्रेक, ओके, एंड विल फोकस ऑन solving questions. 15-20 seconds का break and then we'll start again. Okay, have a sip of water, relax your mind, because I want कि आने वाले questions को आप maximum questions को आप सही solve करो. Okay, fine. चलो let's start then. So before starting, let me tell you something about Super Coaching. Super Coaching is this one-stop solution for your UPSC CSE preparation, जहाँ पे हम आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, राइट. और इन 30 कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट करके रखा है, विच आर GS कोर्सेज जो टोटल 6 हैं, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज टोटल 7 हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू विद ऑप्शनल कोर्सेज विच आर टोटल 11 इन नंबर, एंड फाइनली वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद CSAT कोर्सेज. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर प्रोवाइडिंग यू विद डेली लाइव क्लासेस, mock test, practice questions, study notes, and also we are so these are all the things that we are providing you with. Apart from that, अगर आपको additional discount चाहिए of 5%, you can apply my coupon code which is my name Akash. इसके अलावा एक USP Super Coaching ये भी है कि you get to study with the best faculties of India, such as Sriram sir, who is the director of Sriram's IAS, such as Salamuddin Ansari sir, who is the director of Lukman's IAS. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट टू अटेंड डेली लाइफ क्लासेस बाय आवर एक्सपर्ट्स ऑल्सो. इन सारे लोगों से आप दिन भर मिलते ही रहते हो यूट्यूब पर. ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल टू यू एट ए वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, जहां पर नॉर्मल कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपसे 2 लाख से भी ज़्यादा फीस लेती है फॉर GS एंड ऑप्शनल्स, और ऑनलाइन कोचिंग आपसे 50,000 से भी ज़्यादा फीस लेती है फॉर GS एंड ऑप्शनल्स. वहीं पर हम सुपर कोचिंग आपके लिए ये सारी चीज़ें सिर्फ 29,999 रुपीज़ में ला रहे हैं. येस, ये चीज़ पहले 39,999 रुपीज़ को अवेलेबल थी, पर मेरा कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको additional discount मिल जाएगा. So do not forget to use this coupon code which is my name Akash and you'll get an additional discount. ठीक है, चलो then let's start. This is the first question on your screen. आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, कहीं पे कोई भी जल्दी नहीं है हमें. Read the question very very carefully and then please start marking your answers in the comment section. Everyone is going to comment to the video. ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भले ये recorded video जा रहा है but I am watching you all. So please start giving your answers for this particular question. Come on everyone. फाइन, आई होप सबने इसका आंसर दिया होगा. सो नाउ जिनका क्वेश्चन पढ़ के नहीं हो रहा है, प्लीज पॉज द वीडियो
and then read the question, write your answer in the comment section, and then we'll start. This is question number 1. Okay, fine. Let's start. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्टिसेबल. हमें पता है फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो हम सही मार्क करेंगे. ठीक है. अब विच ऑफ द अबव आर करेक्ट पूछा है, जिसमें ऑप्शन 1 नहीं है वो एलिमिनेट करो. ये वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया. ऑप्शन 2 कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जस्टिसेबल. फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है, पर क्या वो पार्ट 4 में दी गई है या पार्ट 4A में दी गई है? So we need to read the questions very very carefully. Fundamental duties are in part 4A of the constitution. Remember yesterday's class, Swaran Singh committee, 42nd constitutional amendment act, जिसके जरिए एक नया पार्ट ऐड किया गया था which was part 4A, और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था which was article 51A, right? So therefore this particular statement becomes wrong. थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि DPSP is mentioned in part 4A. वापस this is not part 4A, this is part 4 और ना आर नॉन जस्टिसेबल, तो ये भी गलत है. एंड देयरफॉर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. जिन्होंने आंसर को गलत किया होगा, यू नीड टू टेल योरसेल्व्स दैट आई नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. खुद को ये बताओ कि मुझे क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्योंकि ये इतने आसान सवाल हैं. अगर इनको आप गलत करके आते हो तो यू लूज 2.66 मार्क्स. ओके, सो देयरफॉर कॉन्स्टेंटली बैक योरसेल्फ, कॉन्स्टेंटली कीप टेलिंग योरसेल्व्स कि आई हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ये एक जो यूपीएससी का पीवाईक्यू था उसके ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन बेस किया है. प्लीज स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस आंसर बिकॉज जिनको क्वेश्चन नहीं पढ़ के हुआ है, पॉज द वीडियो. Who among the following was the Prime Minister of India when the 9th schedule was added to the Constitution? जब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, who was the Prime Minister of India? ऐसा ये क्वेश्चन हमने पूछा है, राइट? अब आपको पता होना चाहिए 9th शेड्यूल पहले तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था. तो आपको पता होगा कि 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था. अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुई थी? ये पास हुई थी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में. और 1951 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑब्वियसली इट वाज जवाहरलाल नेहरू, राइट? सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द 9th शेड्यूल वाज एडेड? सो इट वाज जवाहरलाल नेहरू. ओके, नाउ you will tell me in the comment section who was the prime minister of India when the 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये 3 शेड्यूल जब ऐड हुए थे तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट्स में आप सभी लोग मुझे ये बताओगे. ओके, एवरीवन इज गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द आंसर फॉर दीज 3 थिंग्स. 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल के वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन थे? फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. Again a simple question based on PYQs. चलो फाइन. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल ऐड हुआ था. 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 को हमने इसके ऊपर आंसर राइटिंग भी की है, जहाँ पे हमने आयाराम गयाराम वाला चीज़ को डिस्कस किया था. तो आयाराम गयाराम क्या था कि लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर रहे थे, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो रही थी. और इस चीज़ को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया था विच वॉज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसे एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं, राइट? सो एंटी डिफेक्शन इज अनदर नेम फॉर दिस, राइट? ओके, सो दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस हैव नोन. ये चीज हमने पढ़ी है. अगेन जो होमवर्क दिया था यहाँ पे विद रिगार्ड्स टू 10th शेड्यूल वो आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. सेक्युलरिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर देना.
प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो डेफिनेटली क्वेश्चन ने आपका स्कोप जो है वो कम कर दिया है। आपको ब्रॉडर सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि अगर ब्रॉडर सेक्युलरिज्म के बारे में पूछते तो आपको वेस्ट का जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, जो फ्रांस जैसे देशों में फॉलो होता है, और इंडिया का सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट, इन दोनों को संभाल के चलना पड़ता। पर क्योंकि सेक्युलरिज्म इन इंडिया पूछे, आपको सिर्फ पॉजिटिव नोशन के बारे में बताना है जो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ इटसेल्फ या ऑफ द स्टेट। तो ये सही बात है, इंडिया का खुद का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। सो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली। ऑब्वियसली इंडिया में यही होता है कि द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली, कहीं पर भी भेदभाव नहीं होता किसी रिलीजन के बीच में। यही तो दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट इन इंडिया, कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, सर्वधर्म समभाव, राइट। दैट इज व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट इज। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड, कि स्टेट रेगुलेट करता है, स्टेट बताता है कि आपने पूजा कैसे करनी है, आपने नमाज कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, राइट, आपने गुरुद्वारे कब जाना है, ये सब स्टेट बताता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट जो है वो मैन का गॉड के साथ के रिलेशन को रेगुलेट नहीं करता है, ओके। बट इंडियन नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म आपको क्या बताता है, वो ये बताता है कि अगर रिलीजन में कुछ खराबी हो, अगर रिलीजन में कुछ इविल प्रैक्टिसेस हो, तब स्टेट आकर वो इविल प्रैक्टिसेस को ठीक करेगा, वरना स्टेट रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगा। दैट इज व्हाट द थर्ड स्टेटमेंट वाज अबाउट, एंड इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कल आके स्टेट आपको नहीं बता सकता कि आपको कितने बजे उठ के नमाज पढ़नी है, आपको कितने बजे मंदिर जाना है, ये चीज़ आके स्टेट आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो therefore ऑप्शन 3 इज करेक्ट, एंड therefore which of the following statements are correct? ऑप्शन बी 1 and 2 would be the most correct answer for this particular question. Okay, okay, fine. So I hope everyone has understood this question. तो बेसिकली एक बार घर जाके वेस्ट का कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडिया का कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, यूपीएससी हैज इंक्रीजिंगली स्टार्टेड अस टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, एवरीवन प्लीज स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक साथ इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सबने इसका आंसर कमेंट्स में अब तक दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसैज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है। तो बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये दो आर्टिकल्स हैं जो आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को कवर कर रहे हैं, राइट। दीज आर द टू आर्टिकल्स विच आर कवरिंग योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक बात है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है आपके आर्टिकल 17 में, फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये आता है आपका आर्टिकल 29 और आपका आर्टिकल 30 में। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर ये आता है आपका आर्टिकल 23 में, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ये आता है आपका आर्टिकल 24 में। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो इतना आसान सवाल कभी आ ही नहीं सकता। मतलब इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन दैट विल एवर गेट, बट प्रोवाइडेड कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करोगे, और एग्जाम हॉल में प्रोवाइडेड कि आप ओवर थिंक ना करें, दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कोई क्या सोचेगा, अरे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन मतलब अनटचेबिलिटी भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, तो अनटचेबिलिटी भी इसमें आएगा। तो ये चीज अक्सर होती है एग्जाम में, मैं बता रहा हूं आपको, और ये होगा आपके साथ, क्योंकि उस 2 घंटे में आपका दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ने की कोशिश करेगा, आप एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश करोगे।
आप जो नॉर्मली अभी सोच रहे हो आप उतना नहीं सोचोगे, आप बहुत और ओवर कॉशियस होके सोचोगे, और तब ये फिर ऐसे उठ पटांग ख्याल आपके दिमाग में आते रहेंगे, राइट। सो थिंक रैशनली इन द एग्जाम, बिलीव ऑन आपने क्या पढ़ा है और उसके ऊपर ही अपने आंसर्स बेस कीजिएगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने फिर आर्टिकल 17 को हटा दिया, आर्टिकल .2 और .3 को हटा दिया, तो बेसिकली .2 गया, .2 .3, सो ऑप्शन डी वुड बी माई करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर विच इज 1 and 4। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आई होप आपने इस आंसर को मार्क किया होगा, वरना वीडियो को पॉज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न्ड, द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 and 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। मतलब अगर हमें आर्म फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई होते, हमने पढ़ा है। दैट इज एक फंडामेंटल राइट है जो ये कहता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसके तहत वो बताएगी कि आर्म फोर्सेस को कौन से फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे और किस सिचुएशन में अप्लाई होंगे, राइट। सो अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ये सबसे राइट आंसर होगा। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आर्म फोर्सेस के जो हमारे लोग हैं उनको बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अवेलेबल टू द आर्म फोर्सेस बट नॉट टू अदर फोर्सेस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर ये इक्वालिटी के खिलाफ होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि सपोज आप इंडियन आर्म फोर्सेस को दे रहे हो, आर्मी को दे रहे हो, पर आप नेवी को नहीं दे रहे हो, सो दैट वुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए आप ऑप्शन बी को भी गलत कर सकते हो। ऑप्शन सी, अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऐसा नहीं होगा, फिर ये अथॉरिटेरियन हो जाएगा कि एक इंसान में आप वेस्ट कर रहे हो पूरी अथॉरिटी की, सारी चीज़ें सबको एप्लीकेबल है कि नहीं बताने के लिए। सो इसलिए डी वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़े रिट्स के बारे में क्वेश्चन देखते, थोड़े रिट्स को भी रिवाइज करते। फाइन, प्लीज स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। Okay. What does this question say? The writ of habeas corpus is the power to issue the writ of habeas corpus is vested in, कि habeas corpus की रिट कौन इशू कर सकता है। इतना पता होना चाहिए कि रिट इशूइंग पावर्स दो सिस्टम के या दो लेवल्स के पास से, एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करती है, और हाई कोर्ट होता है जो आपके आर्टिकल 226 के तहत रिट्स को इशू करते हैं, राइट। तो इसके लिए हीबियस कॉर्पस के रिट दोनों इशू कर सकते हैं, एंड देयरफॉर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। प्लीज सब लोग कमेंट्स में आंसर देना शुरू करना। ओके, प्लीज गिव योर आंसर इन द कमेंट्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली। अब एक्सप्लिसिटली का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत दिनों से हमने एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिट ये वर्ड के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया है ऑलरेडी, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द फंडामेंटल राइट्स बट हैज बीन अपहेल्ड टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ऐसा इन चारों में से ये ऐसा कौन सा राइट है जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, पर फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं एज अ फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इक्विटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 के सामने आता है, राइट। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, राइट।
सो अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आपको पता होगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस हम कहाँ पढ़ते हैं इसको, हम इसको आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं, एक्सप्लिसिटली लिखा गया है आर्टिकल 19 में। ओके, तो देयरफॉर ये वाला ऑप्शन भी गया। लास्ट ऑप्शन पे आते, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसा कोई आर्टिकल में ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, राइट। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज डी वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। मोस्ट करेक्ट मतलब यही करेक्ट होगा, बिकॉज ये एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया है। ओके, fine. So let us move on to the next question. Next question is on your screen. Please start reading this particular question. Okay, fine. I hope सबका क्वेश्चन पढ़ के हो गया होगा। Now let us start discussing this particular question. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A constitutional amendment inserting a regulation in the 9th schedule. तो अब 9th शेड्यूल के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज भी वापस बात करेंगे क्योंकि रिवीजन होना चाहिए। 9th शेड्यूल आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्या कह रहा है 9th शेड्यूल कि अगर कोई भी चीज़ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ओके, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टिंग अ रेगुलेशन इन द 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों मैंने अभी क्या कहा आपको कि जो भी चीज़ आप 9th शेड्यूल में डालोगे उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, भले ही फिर वो चीज़ आपके बेसिक स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करे। पर आईआर कोहेलो केस, वापस वो एक जजमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईआर कोहेलो केस ऑफ 2007। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट ने, अगर पार्लियामेंट ने किसी भी चीज को 7th शेड्यूल में, किसी भी चीज को 9th शेड्यूल में डाल के रखा है तो उसके ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली अंडरटेक अ जुडिशियल रिव्यू ऑन दिस स्टेट, ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है, क्योंकि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टिंग अ रेगुलेशन 9th शेड्यूल कैन बी, बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एनी लेजिस्लेशन एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली चैलेंज फॉर अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सा केस आएगा यहाँ पर? द केबीसी केस, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। सो देयरफॉर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Please start answering this particular question. ओके, चलो, आई होप आप सब लोगों ने इसका आंसर मार्क किया होगा। लेट अस स्टार्ट आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला चीज वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल, बिकॉज वेलफेयर स्टेट क्या है? डीपीएसपी का एक पार्ट है, तो देयरफॉर इट इज अ पार्ट। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
राइट, कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही चीज है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो चीजों को अमेंड करते नहीं जा सकती। एंड लास्ट में इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इसके लिए ऑल द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल ऑफ देम वुड बी अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, चलो ये क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 23 प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस, ये गलत है। अगर स्टेट को लगे कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस चाहिए तो स्टेट कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लगा सकती है। इसके लिए ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, फाइन गाइज, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी टेकिंग अप इन द अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप आंसरिंग। जितना भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में सबका होमवर्क चाहिए। ओके, फाइन, ऑन दैट नोट आई एंड द क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।